हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस आज आपको क्लास 9th की साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका कि आज मैं आपको पार्ट 3 बताने जा रहा हूं। और इस पार्ट 3 को मैं अपने 5वें पेज पर क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके पहले मैंने आपको जो मैंने इसके पहले जो सेकेंड पार्ट जो कंप्लीट किया था, उस पर मैंने आपको तापमान परिवर्तन के प्रभाव बताए थे, जिस पर कि मैंने बताया था कि तापमान परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उनको मैं 3 प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। पहला था गलनांक बिंदु, दूसरा था क्वथनांक बिंदु और तीसरा था ऊर्ध्वपातन। तो मैंने गलनांक बिंदु के बारे में आपको पूरी तरह से बता दिया था। अब आज हम आप बताने जा रहे हैं आपको दूसरा पॉइंट, क्वथनांक बिंदु के बारे में। ठीक है, ये क्वथनांक बिंदु, तो इसके बारे में देखिए क्या होता है कि जब किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। आया समझ में? यानी कि क्वथनांक बिंदु क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम पानी को गर्म करते हैं तो थोड़ी देर के बाद में पानी भाप बन करके उड़ने लगता है, यानी कि वो गैसीय द्रव से वह गैस में परिवर्तित होता है। ठीक है, वैसे ही जल हो गया या और भी कोई द्रव अवस्था जो गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगे, वह उस पदार्थ का क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पर मान लेते हैं जल, तो जो जल का क्वथनांक बिंदु होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हम कहें कि जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही दूध का और भी तरल वस्तुओं का, किसी फ्रूट के जूस का, इस प्रकार से सबके क्वथनांक बिंदु अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो क्वथनांक बिंदु आपको समझ में आ गया। इसके बाद में मैं बात करता हूं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इसके बारे में, इसकी हेडिंग पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चित्र बना करके समझा देता हूं, वही उसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होगी, उससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में यह एक कोई क्या है, ये एक बर्तन है। ठीक है, इस पर हमने जल भर दिया। ठीक है, और जल भरने के बाद में यहाँ पर इस पे हमने आग लगा दी। ठीक है, इस पे हम आग लगा देते हैं नीचे से, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये गर्म होगा और इस पर एक हमने थर्मामीटर लगा दिया। ठीक है, जो थर्मामीटर इसके टेम्परेचर को नापेगा। ठीक, ये समझ में आया। अब क्या होता है कि मान लीजिए इसका टेम्परेचर, वैसे किसी भी जल का जो टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही होता है। ठीक है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते गए तो तापमान उसका बढ़ेगा। तो 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फिर 70 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन तब भी यह जल अभी भाप अवस्था में परिवर्तित नहीं हो रहा। फिर 80, फिर 90 और फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बहुत अधिक तरह से बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो यह जो जल है इससे भाप उड़ने लगेगी। ठीक है, और यह तापमान फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा? जब तक यह पूरा पानी भाप बन करके ना उड़ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, यही जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के बाद में जितनी देर तक हम इसको गर्म करते रहते हैं, वही उस वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि जब हम किसी जल को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाने के बाद में उसका तापमान बढ़ना बंद हो जाता है और वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बना रहता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में जितने भी हम उस पर ऊष्मा खर्च करते हैं, वह उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक मतलब ये जो क्वथनांक बिंदु है, जैसे जल का हमने लिया तो जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस में बदलने के लिए
जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो तीसरा हमारा था ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ये हमारा ऊर्ध्वपातन है। अब हम इस ऊर्ध्वपातन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो बहुत ही सरल है कि पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ठीक है, पदार्थ जो है हमारा द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल के तौर पर ये एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कपूर ले लिया। ठीक है, कपूर के टुकड़ों को यदि हम रख लेते हैं तो क्या देखते हैं, कपूर हमारा ठोस अवस्था में होता है, और जैसे ही जब इसको हम वायु में खुले में रख देते हैं तो कपूर धीरे धीरे इसकी सुगंध चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाती है और यह गैस में बदलने लगता है, और धीरे धीरे करके ये टुकड़े छोटे होने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि कपूर जो हमारा ठोस अवस्था में था वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो यही जो प्रक्रिया कपूर के उड़ने की प्रक्रिया, या नेप्थलीन या फिनाइल की गोलियों के उड़ने की प्रक्रिया, या अमोनियम क्लोराइड, ये भी ठोस पदार्थ होता है, इसको भी जब हम वायु में रख देते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, उड़ जाता है, यानी गैस अवस्था में। जैसा कि हमारी बर्फ होती है, बर्फ को हमें गैस अवस्था में बदलने के लिए सबसे पहले उसको हमें द्रव अवस्था में यानी उसको जल में तब्दील करना पड़ता है, फिर जल से वह गैस अवस्था में। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि यहाँ पर जो ठोस पदार्थ है वह हमारा सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। तो यही प्रक्रिया हमारी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, अब निक्षेपण, इसी में ऊर्ध्वपातन में ही इसका एक अपोजिट पॉइंट आता है, निक्षेपण। तो निक्षेपण क्या होता है, यहाँ जो हमारा ठोस था वो किसमें, गैस अवस्था में बदला। अब यहाँ पर जो गैस अवस्था है वो सीधे ठोस अवस्था में बदल जाए। ठीक है, यदि गैस अवस्था सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है तो उस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, हमारे पास में एक ये प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट पर हमने कुछ अमोनियम क्लोराइड के टुकड़े रख दिए। ठीक है, और इस प्लेट को हमने एक प्लास्टिक की पीपी से ढक दिया इसको। ठीक है, ढकने के बाद में नीचे से हम इस पर आग जलाते हैं और इसको गर्म करते हैं। तो देखते हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड है ये पहले ठोस अवस्था में थी, अब ये गैस अवस्था में बदलने लगेगी। ठीक है, गैस अवस्था में बदलने के बाद में अब इस पीपी का ये जो सिरा जो खुला है इस पर हम कोई रुई या कपड़े से इसको ढक देंगे। तो यह गैस जो अमोनियम क्लोराइड है गैस बन करके इसके यहाँ परत पर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में तो ये अमोनियम क्लोराइड के गैस बनने की प्रक्रिया जो थी वो हमारी कहलाई ऊर्ध्वपातन। इसके बाद में हम आग को बंद कर दें और इसको पुनः थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें, तो यही जो गैस है जो अमोनियम क्लोराइड है इसके किनारों की सतह पर जम जाएगा। ठीक है, तो ये फिर से हमको ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो यही प्रक्रिया हमारी निक्षेपण कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। सबसे पहले मैंने आपको गलनांक बिंदु बता दिया था पहले पार्ट में, फिर आज के पार्ट में मैंने क्वथनांक बिंदु बता दिया, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, इनको आप अपनी कॉपी में लिख करके याद करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने एक चित्र बनाया हुआ है, उस चित्र के माध्यम से हम बहुत अच्छे से ठोस, द्रव और गैस की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने 3 गोले लिए, यानी ये 3 पदार्थ, ये हमारा मानते हैं द्रव पदार्थ है, ये हमारा ठोस है और ये हमारा गैस है। इस पर मैंने 2-2 तीर के निशान लगाए। जिधर को तीर का निशान हो रहा है मानते हैं जैसे ठोस है, तो अब ये इधर को तीर का निशान चल रहा है तो हम समझेंगे कि ठोस जो है वो द्रव में बदल रहा है। अब ये इधर
तीर का निशान है तो इसका मतलब ये द्रव जो है ठोस में बदल रहा है। तो सबसे पहले आप इस चित्र को देख लीजिए और इसके बाद में इसको समझेंगे हम। कैसे समझेंगे? देखिए क्या होता है कि जब कोई द्रव किसी ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, ठीक है, ये देखिए, इसको देखिए, तो द्रव जब किसी ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जमना कहते हैं। जैसे कि हमारा पानी क्या है? द्रव है। और जब हम पानी से इसको बर्फ बनाते हैं तो क्या हो गया? हम कहते हैं कि बर्फ जम गई, यानी कि वो जो द्रव है, द्रव से ठोस अवस्था में बना तो उसको कहते हैं जमना। और जब ठोस गैस अवस्था में बदलता है तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और जब गैस हमारी द्रव अवस्था में बदलती है तो उसको बोलते हैं संघनन। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। अब इसके बाद में उल्टा, जब कोई द्रव हमारा गैस अवस्था में बदलता है तो उसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। जब कोई गैस हमारी ठोस अवस्था में बदलती है तो उसको हम बोलते हैं निक्षेपण। और जब कोई ठोस हमारा किसी द्रव अवस्था में बदलता है तो उसको बोलते हैं संगलन। ठीक है, तो इस फिगर को बना करके सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा और इसी से रिलेटेड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब हम जो अगली हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा दाब परिवर्तन के प्रभाव। ठीक है, यानी पदार्थों पर यदि हम दाब डालें तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, संपीड़ित मतलब उसको दबाएं, तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं यदि हमारे पास में ये कोई सिलेंडर है और इस पर अभी यहाँ पर ये कोई गैस भरी हुई है। ठीक है, ये मान लेते हैं गैस भरी हुई है। अब इसको हम क्या कर दें, इस पर हम प्रेशर करें। ठीक है, ये मान लीजिए इसका मुट्ठा है और इसको हम प्रेशर करके, इसको दबा करके हम यहाँ ले आते हैं तो एक गैस जो पूरी पहले यहाँ तक इसका फैलाव था, अब गैस का फैलाव केवल यहीं तक बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो गैस के अणुओं के जो बीच की दूरी होती है वो कम हो जाती है और इस कंडीशन पर क्या होते हैं, ये द्रव में बदल जाती है। लेकिन जब इसको हम और दबा करके यहाँ तक ले आए तो यही द्रव हमारा ठोस में बदल जाता है। ठीक है, तो जो द्रव में दाब में परिवर्तन के प्रभाव हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। ठीक है, इनके हम दो नोट के पॉइंट पे भी पढ़ सकते हैं कि दाब बढ़ने से कण नज़दीक आते हैं और दाब घटाने से, अब जैसे इसी को हम ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, जो इसके कण है गैस और ऊपर तक फैल जाएगी तो इसके जो कण होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे। अब इस पिस्टन को हम दबा रहे हैं तो गैस के जो कण हैं वो नज़दीक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब दाब परिवर्तन का भी प्रभाव आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। तो देखिए वाष्पीकरण क्या है कि यह सतह में होने वाली, सबसे पहले इसकी जो डिफिनीशन है इस डिफिनीशन पर ना जाए और मैं आपको इसके एग्जाम्पल पर करके इसको बता देता हूँ। देखिए वाष्पीकरण ये होता है कि मान लीजिए हमने एक गिलास ले लिया। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास है और इस पर मैंने जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, ये इस पर हमने जल भर लिया है। अब इसको भरने के बाद में हम इसको कुछ ना करें और जहाँ से हमने इस पर जल भरा हुआ है वहाँ पर इसकी मार्किंग कर दें कि जल हमारा ये इस जगह से भरा हुआ था ना, तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर दी और इसको रात भर के लिए रखा रह देते हैं। सुबह जब हम इसी ग्लास को देखेंगे तो हम देखेंगे कि इससे जो जल है वो कुछ ना कुछ कम हो जाता है, यानी पहले इसकी मार्किंग यहाँ थी तो अब जल हमारा इतना ही रह गया होगा। कितना? इतना रह गया होगा। तो ये जो इतना जल हुआ हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ये जो गैपिंग का जो जल है ये क्या हो गया, ये भाप बन करके उड़ जाता है और इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो वाष्पीकरण आपको समझ में आया। वाष्पीकरण क्या होता है कि जो
पानी जो बर्तन पर जो जल या तालाबों पर जो जल होता है वह धीरे धीरे भाप बन करके ऊपर को उड़ता रहता है, और भाप बन करके उड़ने की यही प्रक्रिया उसकी क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। तो अब आपको वाष्पीकरण समझ में आ गया होगा। तो इसका डिफिनीशन भी है कि यह सतह में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस वाष्पीकरण की इस डिफिनीशन को याद कर लीजिएगा, और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि जो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो कारक यानी कि वाष्पीकरण कब कम होगा और कब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। तो देखिए ये क्या होता है। तो सबसे पहले सतह के क्षेत्रफल, देखिए मान लेते हैं सतह का क्षेत्रफल यानी कि सतह, मान लेते हैं हम एक कप ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास में ये क्या है? कप है, और हम एक प्लेट ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये एक प्लेट है, ठीक है। अब इस पर हम चाय डालते हैं, तो चाय गरम गरम चाय होती है तो वो भाप बन करके उड़ती रहती है ना। तो उसी प्रकार से ये भाप बन करके उड़ रही है, ठीक है। तो अब देखें कि इसका क्षेत्रफल, इसकी जो सतह है, ऊपर की सतह, इसका क्षेत्रफल इतना है और इसका क्षेत्रफल इतना है। तो भाप किससे ज़्यादा उड़ेगी? जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उससे वाष्पीकरण अधिक होगा, और जिसका क्षेत्रफल कम होगा उस पे वाष्पीकरण कम होगा। अतः हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण में सतह का क्षेत्रफल जितना ही अधिक होगा वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा, और सतह का क्षेत्रफल जितना ही कम होगा वाष्पीकरण उतना ही कम होगा, ठीक है। इसके बाद में तापमान, ठीक है। तापमान का भी वाष्पीकरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए हमने 2 ग्लास ले लिए, एक ग्लास ये हुआ, इस पे हमने जल भर दिया, और एक ग्लास सेम वही ग्लास में जल हमने ये भरा। लेकिन हम क्या देखें कि ये हमारा गर्मियों के दिन में था, इस गिलास में हमने पानी भरा था, और ये जो हमने पानी भरा था ये हमने ठंडी के दिन पर पानी भरा था। तो हम देखें गर्मी के दिन पर जो इसकी मार्किंग थी ये आधी ग्लास हो गई, और ठंडी में यहाँ से इसकी मार्किंग थी तो ये मार्किंग केवल इतना, यानी ठंडी में वाष्पीकरण कम हुआ और गर्मी में वाष्पीकरण अधिक हुआ। यानी कि सीधा सीधा हम समझ सकते हैं कि वाष्पीकरण का तापमान पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तापमान जितना अधिक होगा यानी तापमान जितना गर्म होगा वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा, तापमान जितना कम होगा वाष्पीकरण उतना ही कम होगा। इसके बाद में आर्द्रता, आर्द्रता बोले तो नमी, ठीक है। ये क्या होती? नमी होती है। तो जितना ही नमी होगी वाष्पीकरण उतना ही कम होगा, और जितना ही नमी कम होगी वाष्पीकरण उतना ही अधिक होता है, सेम तापमान के जैसे। इसके बाद में वायु की गति, तो वायु की गति से भी वाष्पीकरण का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम कपड़े धुलते हैं और कपड़े धुलने के बाद में हम उनको सुखाने के लिए फैला देते हैं, तो यदि हवा तेज चलती है तो कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं, और यदि हवा धीरे धीरे चलती है तो कपड़े हमारे लेट में सूखते हैं। यानी कि वायु की गति का भी वाष्पीकरण पर प्रभाव पड़ता है। जितना वायु की गति तेज होगी वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा, और वायु की गति जितना ही धीमी होगी वाष्पीकरण उतना ही कम होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको वाष्पीकरण भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ वाष्पीकरण से शीतलता, ठीक है। तो वाष्पीकरण से शीतलता क्या होता है इसका भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम अपनी हथेली पर, ठीक है,
जैसे कि ये हमारी हथेली है और इस हथेली पर हम यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रे डालें, तो स्प्रे डालने से यानी कि जो सेंट होता है वो सेंट डालने से क्या होता है, यहाँ हमको ठंडक महसूस होती है और थोड़ी देर बाद वो सेंट क्या होता है, उड़ जाता है, यानी वो वाष्पीकृत हो जाता है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है और ये हथेली हमारी जितने पर हमारा सेंट पड़ता है उतने पर हथेली हमारी ठंडी होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, तो आपको बता दें कि जैसे ही सेंट डालते हैं तो उसका वाष्पीकरण होने लगता है और वो इस इतनी जगह की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, तो इस वजह से हमारी हथेली पर ठंडक महसूस होती है। जैसे कि सेंट डाल लिया, या हम यदि थोड़ा सा पेट्रोल भी 1-2-4 बूंद डालेंगे तो वो भी हमको ठंडी महसूस होगी और थोड़ी देर बाद में पूरा वाष्पीकृत होकर के उड़ जाएगी, तो हमको हथेली जगह पर ठंडी लगती है, तो वही वाष्पीकरण से शीतलता कहलाती है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन आप लिख लेंगे कि क्वेश्चन में आएगा, वाष्पीकरण से शीतलता के बारे में बताइए, तो आपको डिफिनीशन के साथ साथ एग्जाम्पल देना है। ये पेट्रोल का या सेंट का या और भी ऐसे कोई पदार्थ जो बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो इसकी डिफिनीशन है कि वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं तथा वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण यानी कि जो हमारी हथेली का जो भाग था ये क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है और इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण की शीतलता कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर लगभग अब समाप्त हो गया है। मैंने इस चैप्टर के आपको सारे बिंदु बता दिए हैं। अब मैं आपको इससे कुछ प्रश्न देता हूं और उन प्रश्नों को आपको करने हैं। इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, और उसको आराम से कर लें, या मैं इनको लिख करके आपको ग्रुप में अभी सेंड कर दूंगा, तो भी आप इनको लिख सकते हैं। और आपको ये पूरा पाठ पढ़ने के बाद में आप इसके कितने प्रश्न कर सकते हैं उसको आप हमें बताएं, ठीक है। इसके बाद में इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में अगला वीडियो बना करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो जैसे कि मेरा पहला प्रश्न है कि ईथर और एसीटोन जैसे द्रवों को ठंडे स्थान पर रखा जाता है क्यों, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है घरों तथा अस्पतालों में कौन सी गैसें संपीड़ित रूप से सप्लाई की जाती हैं। तीसरा प्रश्न है गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। चौथा क्वेश्चन है गैस दबाव क्यों डालती हैं। पांचवा क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल किस अवस्था में होता है। छठवां है इत्र यानी कि सेंट की सुगंध दूर तक कैसे पहुंचती है। सातवां क्वेश्चन है घनत्व को परिभाषित करें, ठोस या द्रव में किसका घनत्व अधिक होता है। आठवां है कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है। तो इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आप अपने मन से ढूंढने का प्रयास करेंगे, पाठ को पढ़ करके, पाठ को समझ करके। जितने के आंसर आपको आते हैं उन आंसर को आप मुझे भेजिए, जो नहीं आते हैं तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, इसका मैं दूसरा पार्ट बना करके आपको अपलोड करूंगा, तो आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पर ही रह करके पढ़ाई करें। और आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।